यह ईरान है, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। पिछले 500 वर्षों से ईरान एक ही सीमाओं के साथ दुनिया के नक्शे पर रहा है और शायद ही दुनिया में कोई भी महाशक्ति है जिसका ईरान के साथ टकराव नहीं हुआ है, चाहे वह रोमन हो, अरब्स, मंगोल्स, तुर्क, रूस या हर महाशक्ति ने ईरान को जीतने की कोशिश की है। और ईरान का एक बड़ा कारण है, यह वह देश है जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया सभी तीन को जोड़ता है। आज का ईरान 7 कंटेनरों के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ पूर्वी तरफ और पश्चिमी तरफ इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ पश्चिमी तरफ। इसके अलावा ईरान में 3 महासागर भी हैं। इसका उत्तर कैस्पियन और फारस की खाड़ी और दक्षिण में ओमान की खाड़ी है। ईरानी राष्ट्रपति भी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक पॉइंट है, जिसे द स्ट्रीट ऑफ हार्म्स कहा जाता है। पूरी दुनिया का 20% तेल और गैस की आपूर्ति एक ही बिंदु से गुजरती है। हॉर्म्स की सड़क वाले 7 तेल भी 1970 के बाद से ईरान के नियंत्रण में रहे हैं, हालांकि इससे पहले कि उनके पास यूएई का नियंत्रण था। इसी तरह कैस्पियन सी में यह अशुराड द्वीप ईरान के नियंत्रण में है। पिछले 40 वर्षों से ईरान पश्चिमी दुनिया के लिए सिरदर्द रहा है, लेकिन यही कारण है कि इतनी अधिक शक्तिपूर्ण हथियार और पारिस्थितिकी तंत्र होने के बावजूद किसी भी पश्चिमी देश ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है और उस पर कब्जा नहीं किया है। सभी कंटेनरों को पता है कि ईरान पर सीधे हमला बहुत अधिक बैकफायर हो सकता है। कई रीजन के साथ ईरान को गलत तरीके से बनाने में इसकी भूगोल की बड़ी भूमिका है। सच्चाई यह इतिहास, उसका भूगोल और इसके प्रॉक्सी चेतावनी ने इसे इतना शक्तिशाली बना दिया है। सबसे पहले हम ईरान के भूगोल को समझते हैं। ईरान के राष्ट्रपति और पश्चिमी पक्ष पर जाग्रोस पर्वत श्रृंखला। ईरान का कोस्ट लाइन से इराक और तुर्की तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला ईरान को एक जबरदस्त प्राकृतिक सुरक्षा देती है। पूरा क्षेत्र बहुत चट्टानी है और इसे पार करना बहुत मुश्किल है। ईरान को इन पहाड़ों से इतना लाभ है कि 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया तो इसकी योजना यहाँ खुजेस्तान में तेल समृद्ध प्रांत पर कब्जा करने और फिर ईरान के बाकी शहरों पर यहाँ पर पड़े रहने और ईरानी क्रांति को कुचलने के लिए थी, क्योंकि सभी अरबों को अरबों पर गर्व था। बस पहुंचे। उन्होंने जाग्रोस के पहाड़ों को पार करने और ईरान पर कब्जा करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। और फिर इवाचोली ईरान ने इराकी बलों को वापस इराक में धकेल दिया। लेकिन यहाँ ईरान भी इस समस्या में आया जहाँ इराकी सेना को आसानी से अपने शहरों में आपूर्ति की गई थी। यह बताना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ईरान के सभी प्रमुख जमा और शहर जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के दूसरी तरफ थे। यही वजह है कि 8 साल बाद युद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया और दोनों कंटेनरों ने सीमा में 1 इंच नहीं बदला। इसी तरह ईरान के नॉर्डेन की और कैस्पियन सी के साथ अल्बर्स पर्वत श्रृंखला, जो इसे उत्तरी पक्ष से सुरक्षा प्रदान करती है, और ये पहाड़ ईरान को न केवल प्राकृतिक सुरक्षा बल्कि कई संसाधनों को भी देते हैं। ये दोनों पर्वत श्रृंखला यूरेनियम, चांदी, सोना और जस्ता से समृद्ध है। ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता भंडार है। इसी तरह 20 सदी में ईरान के भूगोल ने 4 चंद्रमाओं को बनाया जब फारस की खाड़ी के पास विशाल तेल और गैस भंडार थे। आज की तारीख में ईरान में दुनिया के 10% तेल और 15% प्राकृतिक गैस भंडार हैं। एक और बात जो ईरान को ईरान देती है, वह 2500 किलोमीटर लंबी यह तटरेखा है, जो 2 महासागरों के बीच विभाजित है। बंदर अब्बास, ईरान का सबसे बड़ा सी पोर्ट, दुनिया की सबसे बड़ी चौकोर पॉइंट स्ट्रीट से केवल 70 किलोमीटर दूर है, और यह बिंदु आज ईरान में सबसे बड़ा भू राजनीतिक लाभ है। यदि ईरान अपनी नौसेना के माध्यम से इस बिंदु को अवरुद्ध करता है, तो अर्थव्यवस्था की क्लिप पूरी दुनिया में की जाएगी, क्योंकि दुनिया की 15% ऊर्जा आपूर्ति एशिया और यूरोप से होकर गुजरती है। अब अगर आप मानते हैं कि यह तटरेखा और ये 2 माउंटेन रेंजर्स ईरान को पार कर सकते हैं, तो यहाँ दूसरा सबसे बड़ा अवरोध लुट और कोइर डेजर्ट है। लुट डेजर्ट को पृथ्वी में हॉटेस्ट प्लेस कहा जाता है, क्योंकि 2005 में यहाँ 70 डिग्री दर्ज किए गए थे। क्योंकि इस TUF और अब सामान्य भूगोल के कारण ईरान एक पूर्व छात्र असंभव रहा है। आज की डेट में जो दूसरी चीज ईरान को इतना पावरफुल बनाती है, वह है उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। सबसे पहले अगर हम ईरान के डेमोग्राफिक को देखें, तो उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 9 करोड़ है, जिसमें 95% शिया मुस्लिम है। ईरान में 62% लोग पर्सन हैं, 16% आजरी, 10% कुर्द और बाकी 12% बलोच, लोर, अरब और तुर्किक हैं। अब 1979 की शिया रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक लिबरल कंट्री था और इस क्षेत्र में अमेरिका का एक बहुत स्ट्रांग एलाई भी था। इवन उस जमाने में अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई किया करता था। लेकिन फिर इमाम खुमैनी के आने के बाद यहाँ के सारे डायनामिक्स चेंज हो गए। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल के आपस में बहुत अच्छे रिलेशन थे। इनफैक्ट ईरान 1948 में इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था। लेकिन इमाम खुमैनी ने आते ही पैलेस्टीनियंस की सपोर्ट में आवाज उठाई और ऐलान किया कि अब से इसराइल ईरान का नंबर 1 एनिमी है। तेहरान ने इसराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए, इसराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं और तेहरान में मौजूद इसराइल एम्बेसी को पैलेस्टीनियन एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका सबसे पहला नतीजा तो यह हुआ कि इसराइल के साथ साथ ईरान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए।
लेकिन ताल्लुकात की यह खराबी सिर्फ इसराइल और अमेरिका तक ही नहीं रही, बल्कि ईरान के गिर्द मौजूद सारी अरब स्टेट्स भी शिया रेवोल्यूशन के बाद अलर्ट हो चुकी थी। वो सब इस बात से खूब ज्यादा थे कि कहीं ईरान की आइडियोलॉजी इधर अरब स्टेट्स तक ना पहुंच जाए और इसके नतीजे में उनके किंगडम्स को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। बिकॉज इन सब अरब स्टेट्स में बादशाहत थी। 1980 में इन्हीं सब अरब स्टेट्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर अटैक करने के लिए बैक किया था। यहीं पर ईरान को भी समझ आ गई कि अगर उसने सरवाइव करना है तो उसे अपनी आइडियोलॉजी को बाहर दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उसके और उसके सबसे बड़ दुश्मन इसराइल के बीच ये सारे अरब कंट्रीज हैं जो उसके सख्त खिलाफ हैं। इसीलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा कि इसराइल से दूर होने के बावजूद वो उसको थ्रेट कर सके। और यहीं पर ईरान ने ऐसे सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो एंटी इसराइल या एंटी जायनिस्ट थे, जैसे कि पैलेस्टाइन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में फातिमियून ब्रिगेड, इराक में अलबदर और यमन में हुसी। इस सारे नेटवर्क को द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसी नेटवर्क के जरिए ईरान, इसराइल और इवन अरब कंट्रीज पर भी प्रेशर रखता है कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। इसीलिए जब इसराइल ने गजा पर बॉम्बार्डमेंट शुरू की तो इधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल फायर किए और यहाँ यमनी हुसियों ने रेड सी से गुजरने वाले इसराइली और अमेरिकन शिपर्स को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया। ईरान की इसी प्रोक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटजी ने उसे काफी डेंजरस बना दिया है। अब वॉरफेयर स्ट्रेटजी की बात हो ही रही है तो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जनवरी 2024 में जब होसियों की तरफ से यहां से गुजरने वाले कंटेनर्स पर लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे थे, तब फ्रांस ने यमन के शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन वाला एस्टर्ड 15 सर्फेस टू एयर मिसाइल यूज किया, जबकि यमनी ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ $20,000 थी। यमनी होसियों को ये सारे ड्रोन्स ईरान सप्लाई कर रहा है और इन ड्रोन की इतनी धूम मची है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ भी इन्हीं ईरानी ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा और मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान के सारे मिसाइल्स 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल अगर हम ईरान की जियोग्राफी, उसकी प्रोक्सी स्ट्रेटजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें तो इसके बावजूद के ईरान पर वेस्टर्न दुनिया की सैंक्शंस हैं और उसकी इकोनॉमी ऑफिशियल ग्राउंड्स पर बहुत छोटी है। ईरान एक ऐसे कंट्री के तौर पर सामने आता है जिसके पोटेंशियल के बारे में बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं, चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, प्रोक्सी नेटवर्क की फंडिंग हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के बारे में बहुत से ग्रे एरियाज हैं जिनकी वह जहां से वेस्टर्न कंट्रीज उस पर डायरेक्ट अटैक करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ यही एक पॉइंट को देखें कि दुनिया के 2 चौक पॉइंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंडेव ईरान की टारगेट रेंज में हैं, तो यही चीज उसे बहुत पावरफुल लेवरेज दे देती है। और अब तो रशिया और चाइना भी अनऑफिशियली ईरान को बैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब हमास के लीडर इस्माइल हुनिया को ईरान में असैसिनेट किया गया तो बहुत सी ऐसी अनकंफर्म रिपोर्ट्स भी सामने आई कि रशियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री जनरल्स ईरानी ऑफिशियल्स से मिले हैं और उन्हें यकीन दिलाया है कि अगर वो इसराइल के खिलाफ रिटेलिएट करते हैं तो वो ईरान का भरपूर साथ देंगे। फिलहाल तो इस्माइल हुनिया के कत्ल के बाद ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे हियर्स द प्रूफरेड वर्जन ऑफ द सेंटेंसेस। इटरनली कुछ गड़बड़ भी है। ईरान इस पर कब और कैसे रिटेलिएट करेगा? और क्या ईरान इजराइल और अमेरिका का जवाबी वार सहने की सलाहियत रखता है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह है वह सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक